नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सौदा आपका में आपका स्वागत है। कमोडिटी बाजार पर नजर डालने से पहले देख लेते हैं आज सौदा आपका में क्या होगा आपके लिए खास। सबसे पहले सौदा आपका में कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग और साथ साथ दो एक्सपर्ट से जानेंगे आज के लिए कमोडिटी मार्केट्स की टॉप आइडियाज या टॉप टिप्स। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया हम आपको बताएंगे 10:10 के आसपास। इसके साथ साथ दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी भी लेकर आएंगे अपने एक्सपर्ट से। छोटे शेयर ऊंची छलांग यानी कि स्मॉल कैप यूनिवर्स में किस तरह की एक्टिविटी देखने को मिल रही है, इस पर फोकस होगा। सरकार बैंकों में पूंजी डालने वाली है, फोकस में है बैंकिंग शेयर्स, कुछ में डाली जा रही है कुछ में नहीं, तो रणनीति क्या हो इस पर बातचीत। गौरव बिस्सा जुड़ेंगे हमारे साथ वायदा बाजार में रणनीति या स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और आपके शेयरों पर जो तमाम क्वेरीज हमारे पास आएंगे उन पे फटाफट सलाह लेंगे अविनाश गुराक्षकर से। तो चलिए पहले कमोडिटी अपडेट। सोना लगातार ध्यान रखें दूसरे दिन एक महीने के निचले स्तर पर बना हुआ है। अमेरिका में आज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े जारी होने वाले हैं। साथ ही अमेरिकी इकोनॉमी के आउटलुक पर फेड चेयरमैन जेनेट येलेन का भाषण भी होने वाला है, जो भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे होगा। बाजार की नजर इस हफ्ते अमेरिका में जारी होने वाले नॉन फार्म पेरोल डेटा पर भी है। इससे पहले कॉमेक्स पर सोना $1220 के नीचे आ गया है। कल की तेजी के बाद आज कच्चा तेल भी दबाव में है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड का दाम $40 के नीचे चल रहा है। अमेरिका में भंडार बढ़ने के अनुमान से कीमतों पर दबाव है। हालांकि आज एलएमई पर कॉपर में हल्की मजबूती है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया फिर से हल्की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ इनफैक्ट $1 की कीमत $66.55 के नीचे आ गई है। ऐसे में देखते हैं घरेलू कमोडिटी मार्केट्स की शुरुआत के लेवल्स के आसपास होती है। इंपॉर्टेंट होगा कच्चा तेल, जो लगातार कंसोलिडेट करने के बाद अब लगातार फिसल रहा है। एक तो जनवरी से जो रैली की शुरुआत हुई थी, अब ज्यादातर लोग डर रहे हैं कहीं वो रैली अब समाप्ति तो नहीं हो रही, अंग्रेजी में कहते हैं रैली फिजल आउट तो नहीं हो रही है। उस बात का एक डर सता रहा है तमाम इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को। साथ साथ एक बार फिर से एक्सपेक्टेशन है अमेरिका में जो भंडार है वो अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर होगा। इनफैक्ट कहा जा रहा है लगातार 7वां स्ट्रेट वीक होगा। यूएस भंडार में बढ़त का रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे पहुंचते हुए नजर आएंगे। जो अनुमान है पोल जो आया है रॉयटर्स का, उसमें 32 लाख बैरल्स और कच्चे तेल में भंडार बढ़ता हुआ नजर आएगा। ध्यान रखें आज इंडस्ट्री का आंकड़ा एपीआई डेटा आने वाला है और कल सरकारी आंकड़े यानी कि ईआईए के आंकड़े आने वाले हैं। तो एक बार फिर से रिकॉर्ड लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ कच्चे तेल का भंडार, साथ साथ एक डर बना हुआ है कि जिस तरह से कच्चा तेल में दबाव आ रहा है कहीं वो रैली समाप्त तो नहीं हो गई है। इसके चलते हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में आज फिर से नामिक्स और ब्रेंट आधे % की कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ और दोनों अब $40 $39 के आसपास ट्रेड करते हुए। और इंडियन मार्केट्स में उसी तर्ज पर ग्लोबल क्यूज की तर्ज पर आधे % की कमजोरी के साथ कच्चे तेल में शुरुआत होती हुई आपकी स्क्रीन पर ₹13 नीचे 2620 के लेवल्स पर शुरुआत। नेचुरल गैस आना चाहिए आपकी स्क्रीन पर और वहां पे हम देख रहे हैं आधे % का उछाल। इंटरनेशनल मार्केट्स में एकदम ठंडा कामकाज, लेकिन भारतीय बाजार में आधे % की तेजी के साथ कामकाज। सोने की ओपनिंग का वेट कर रहा हूं मैं। ध्यान रखें कल इस समय सोना $1210 पे इंटरनेशनल लेवल्स पे कामकाज कर रहा था, अगर आपको याद हो। आज आपकी स्क्रीन पर सोना इंटरनेशनल लेवल्स पे आएगा $1218 $1219 के आसपास। हालांकि कल दिन के दौरान $1222 तक सोना छूता हुआ नजर आया था। क्यों आई थी सोने में तेजी? क्योंकि डॉलर ठंडा पड़ा था। अमेरिका में जो आर्थिक आंकड़े आए थे कुछ इन्फ्लेशन ठंडा पड़ता हुआ नजर आया, इसलिए डॉलर ठंडा पड़ा और सोने में हमने देखा खरीद आती हुई। लेकिन ऊपरी स्तर से सोने में दबाव इंटरनेशनल मार्केट्स में इसीलिए आ रहा है क्योंकि आज जेनेट येलेन की वहां पे एक स्पीच होने वाली है न्यूयॉर्क में, जिसमें कहा जा रहा है वो अमेरिकन इकोनॉमी ब्याज दरों के आउटलुक पर खासतौर पर बातचीत करने वाली है। तो शायद बाजार उससे पहले नर्वस। इंडियन मार्केट्स में कामकाज की शुरुआत कमजोरी के साथ थी। 1/4% के दबाव $75 नीचे सोने में शुरुआत होती हुई। चांदी में भी $75 के आसपास की कमजोरी 36,490 के लेवल्स पर चांदी इस समय कामकाज करता हुआ। बेस मेटल्स में कॉपर नर्म, निकेल में 1/4% का उछाल ₹1.40 ऊपर 578 के लेवल्स। लेड में हम देख रहे हैं 20 पैसे की मजबूती $118.50 पे शुरुआती कामकाज। जिंक में एकदम फ्लैट कल के क्लोजिंग लेवल्स, लेकिन 5 पैसे का उछाल। एल्यूमिनियम में आधे % की मजबूती $99.20 में कामकाज। एग्री कमोडिटीज आपकी स्क्रीन पर मस्टर्ड सीड 1/4% की नरमी। सोयाबीन में 1/3% का दबाव ₹13 नीचे खुलता हुआ। सोया ऑयल में 1/4% का दबाव ₹1.70 नीचे 641 के लेवल्स। क्रूड पाम ऑयल में वॉल्यूम प्राइस एक्शन पिकअप नहीं हुआ है, कल के क्लोजिंग लेवल्स आपकी स्क्रीन पर थे। चने में 1/4% का दबाव ₹11 नीचे 44.72 पे शुरुआत। बार्ली 1% की मजबूती ₹14.50 ऊपर कामकाज करता हुआ। हल्दी में शुरुआत मजबूती के साथ ₹16 ऊपर 84.70 के लेवल्स पर ट्रेड।
जीरा भी वॉल्यूम प्राइस एक्शन पिकअप नहीं, 15,495 कल के क्लोजिंग लेवल्स। चीनी में हम देख रहे हैं हल्की मजबूती के साथ शुरुआत। वीट में 1/4% की नरमी है, ₹4 नीचे। रुपया आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। कल हमने देखा था क्लोजिंग हुई थी 66.57 के लेवल्स पे, 66.52 पे कामकाज, तो 6 पैसे और मजबूत कल की 6 पैसे की मजबूती के बाद। तो धीरे धीरे इंचअप होता हुआ मजबूती के साथ रुपए में या कहें फ्लैटिश जोन में रुपए में कामकाज होता हुआ। लेकिन चलिए कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग और आज की रणनीति समझने के लिए हमारे साथ अब पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील और कार्वी कॉमट्रेड के हिमांशु गुप्ता जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। बीरेन, पहले आपके पास सोना अच्छा खासा प्रेशर, उसके बाद कुछ मूव्स आए पॉजिटिव साइड में, लेकिन अब फिर से दबाव बनता हुआ। आज इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जेनेट येलेन का भाषण होने वाला है। इसके अलावा मेरे ख्याल से अमेरिका में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डेटा भी आने वाले हैं। सोने और चांदी दोनों में इससे पहले कॉल कर लूं सर, क्या नरमी, नर्वसनेस, दबाव के साथ कामकाज होगा? ओवरऑल सेकंड क्वार्टर में यूजुअली समर डोल्ड्रम जिसको बोलते हैं, फिजिकल डिमांड का सपोर्ट ज्यादा नहीं रहता डेवलप मार्केट में, तो यहाँ शॉर्ट साइड रहूंगा 28,500-600 के आसपास शॉर्ट और 28,100-150 का टारगेट, 28,900 का स्टॉप लॉस। ओके, 28,100, 28,150 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने की सलाह यहां पर। सोने में तो इस इंपॉर्टेंट इवेंट, उस इंपॉर्टेंट भाषण से पहले शायद नरमी, शायद दबाव के साथ कामकाज हो सकता है। लेकिन ब्रेन, कच्चा तेल नर्वस जोन में है, हल्की नरमी के साथ रोज कामकाज होता हुआ। अब तो थोड़ा डर भी लग गया है इस तरह के तगड़े मूव्स के बाद, कहीं वो पूरी रैली फिजल आउट तो नहीं होने वाली। क्या करूं सर? यहाँ ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट 50% गेन शायद हम फिजल आउट देख रहा हूं मैं, तो यहाँ ऐसा मानना है कि 2500 के आसपास मुझे बाइंग में दिलचस्पी है, 2440 का स्टॉप लॉस और अपसाइड में 27,250 के बीच। अब इसमें कंसोलिडेशन देख रहा है, बड़ा मूव जो हमने देख लिया वो शायद 3-4 महीना नहीं आएगा। तो अभी कोई रणनीति बनाऊं, बेच के चलूं या छोड़ दूं? अभी ये शार्प डिप्स पे बाय करना अगले 2-3 महीने के लिए, ये मेरी रणनीति नहीं। शार्प डिप्स पे खरीदारी अगले 2-3 महीने में इस तरह की रणनीति बना के शायद मोमेंटम प्ले के लिए, फिर बाउंस बैक के लिए आप प्ले अप कर सकते हैं। अदरवाइज शायद इतने तगड़े मूव्स के बाद एक कंसोलिडेशन जोन में थोड़ा सा थमता हुआ लेवल्स के आसपास कच्चा तेल आपको नजर आएगा। लेकिन हिमांशु, एग्री कमोडिटीज पर फोकस करना चाहूंगा। कल हमने देखा था सोयाबीन और चने में भारी तेजी आई थी, आज इनमें क्या करें? ये मोमेंटम क्या कंटिन्यू हो सकता है सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। जी बिल्कुल, एक स्ट्रांग मोमेंटम बनते हुए देखने को मिला कल सोयाबीन काउंटर में, और डोमेस्टिक पोल्ट्री डिमांड के चलते ये प्राइसेस में सोयाबीन में अपसाइड देखने को रहा। आज के सेशन में भी मेरा मानना है कि थोड़े से निचले स्तर पर 4,030, 4,025 के लेवल्स पर फ्रेश बाय इनिशिएट किया जा सकता है। 4100 तक टारगेट इंट्राडे के लिए रख सकते हैं और 3,990 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं सोयाबीन में। साथ ही साथ चने में भी मोमेंटम स्ट्रांग है। कल हमने देखा अराइवल्स कम रहे हैं और ओवरऑल डिमांड जो है वो एक्सीड कर रही है ओवरऑल सप्लाई से। तो आज के सेशन के लिए 4460, 4455 के रेंज में बाय इनिशिएट किया जा सकता है 4530 के टारगेट्स के लिए, और 4430 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। अच्छा सर, रुपए में तो अच्छी खासी रिकवरी आ रही है, धीरे धीरे करके इंचअप हो रहा है। कल भी 6 पैसे के आसपास की मजबूती थी, आज भी जो लास्ट चेक मैंने लिया 6 पैसे के आसपास मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था। रुपए पे क्या रणनीति बना रहे हैं हिमांशु जी? मेरी राय रहेगी कि एक पुल बैक का वेट करें और 66 पैसे के आसपास शॉर्ट पोजीशन दोबारा इनिशिएट किया जा सकता है यूएसडी INR पेयर में, 66 पैसे के टारगेट के लिए, और 66.74 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। ओके, और बिरेन फाइनली बेस मेटल्स में सर क्या रणनीति बना के चलूं? बेस मेटल पे कॉपर आई वुड प्रेफर टू शॉर्ट 335, 336 में 340 का स्टॉप लॉस और 328, 330 का टारगेट। ओके, तो कॉपर में बिकवाली करने की सलाह। बीरेन जी, हिमांशु जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्विकली रैप अप कर दूं हम तीनों की अब तक क्या बातचीत हुई। सोने में शायद आज के भाषण से पहले जेनेट येलेन के कमजोरी आपको देखने को मिल सकती है। बेच के चलें 28,100, 28,150 तक के टारगेट शायद आपको दिन के दौरान मिल सकते हैं। चांदी में भी सिमिलरली उनका मानना है कि बिकवाली करके चलें, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। कच्चे तेल में एक तगड़े मूव के बाद, जनवरी के बाद ध्यान रखें हमने बहुत सॉलिड रैली कच्चे तेल में आती हुई देखी थी। अब शायद थमता हुआ, अब शायद कंसोलिडेट होता हुआ नजर आए, लेकिन कोई भी अगर डीप कट आता है यानी कि अच्छी खासी कमजोरी आती है तो शायद खरीदारी के मौके होंगे। तो मोमेंटम प्ले के लिहाज से ही ध्यान रखें, खरीदारी होगी। सोयाबीन और चना एग्री कमोडिटीज में कल उछाल था इन दोनों कमोडिटीज में, और ये मोमेंटम शायद कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। तो सोयाबीन में खरीदारी 4,100 के टारगेट, चने में खरीदारी 4,430 के
स्टॉप लॉस के साथ 4530 के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। यूएसडी INR पेयर में शॉर्ट करने की रणनीति बना सकते हैं। और बेस मेटल्स पर आखिरी सवाल था मेरा, जिसमें बिरेन का मानना था कॉपर में आप बिकवाली करके चलें। 340 के स्टॉप के साथ इस पोजीशन को अप्रोच किया जा सकता है आपकी स्क्रीन पर 327 के टारगेट्स के लिए। लेकिन चलिए यहां पे लूंगा अब मैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे इस समय का जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया। साथ साथ निफ्टी पर किरण जाधव से बातचीत करेंगे और इनफैक्ट कोशिश करेंगे उनकी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स लेने की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बाजार की बात करें उससे पहले बता देते हैं मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप जोरदार कमाई कर सकते हैं। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। और इस समय का तत्काल ट्रेड आइडिया है फर्स्ट स्टेप कैपिटल के एमडी कृणाल दायमा का। इनका मानना है एक्सिस बैंक में खरीदारी करें। ध्यान रखें बैंक आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सिस बैंक 1.25% की मजबूती के साथ कामकाज। कृणाल मानते हैं खरीदारी करें 443 के टारगेट्स 422 के स्टॉप के साथ। और क्विकली एक मार्केट का चेक ले लें, उसके बाद मैं किरण के पास जाना चाहूंगा। आपको याद होगा कल भारतीय बाजारों में 6 दिनों की जो निफ्टी की तेजी थी उस पर ब्रेक लगा था और अच्छा खासा प्रेशर था 1.5% के आसपास। उसके बाद आज थोड़ा सा बेहतर ट्रेडिंग सेशन लग रहा था। 1/4% तक का उछाल फ्लैट ओपनिंग के बाद आता हुआ नजर आया, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से लगातार मुनाफा वसूली का प्रेशर और सेंसेक्स अब लाल निशान में आपकी स्क्रीन पर वापस कामकाज करता हुआ। मिड कैप्स में दबाव घराता हुआ 0.5% की कमजोरी। एक ही पॉकेट आज जो मार्क्ड आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है और बाजार की मदद कर रही है वो है बैंक्स। कल पिटाई हुई थी बैंक्स की अच्छी खासी और खासतौर पर सरकारी बैंक की। आज बैंक इंडेक्स 3/4% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। लेकिन एक पॉकेट जो आज वर्थ मेंशन है वो है फार्मा। पहले वो इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। 5% की कमजोरी के साथ फार्मा इंडेक्स इस समय कामकाज करता हुआ और ल्यूपिन स्टॉक ऑफ द डे है। 12.5% का दबाव ये काउंटर झेल रहा है। आपको याद होगा लगातार थोड़ा सा लंबा चार्ट प्लीज लेकर आए ल्यूपिन का। लगातार ये स्टॉक प्रेशर में, पहले गोवा के यूएस FDA के इंस्पेक्शन की खबरों के बाद, कुछ ऑब्जर्वेशन जारी करने के बाद और कुल रेवेन्यू का 1/4 कंट्रीब्यूशन वहां से आता था, उसके बाद से लगातार प्रेशर बना। और आज खबरें कि मंडीदीप जो कि एक जगह है भोपाल के पास, वहां पे इनका एक और प्लांट स्थित है और वहां पे भी यूएस FDA ने इंस्पेक्शन कराया उनके यूनिट का। और इसीलिए आज देख रहे हैं आज एक फ्रेश सेलिंग का प्रेशर। और ना सिर्फ ल्यूपिन, अक्रॉस फार्मास्यूटिकल स्पेस में इसका दबाव देखने को मिल रहा है। मार्क्सन्स फार्मा, सिप्ला, वोकहार्ड और बिंदो फार्मा, नैटको फार्मा, इनस्विफ्ट, सन फार्मा 4 से 6% तक ये तमाम फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स कमजोरी के साथ कामकाज करते हुए। लेकिन चलिए प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के किरण जाधव हमारे साथ जोड़े हैं। किरण, इससे पहले मैं निफ्टी पे कॉल लूं, क्विकली ल्यूपिन पे कॉल दें सर। लुपिन तो बेसिकली वीक ही दिखाई दे रहा है, उसमें कोई दौरा नहीं। पर अगर नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो बहुत डीप है और हमने क्रैक बहुत जोरदार देखे और बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ देखे। तो मेरा मानना है कि इधर से बाहर निकल जाना चाहिए, अभी भी निकल जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट जो है करीबन 1000 रुपीज के करीब आ जाता है, जो कि अगले महीने पे दिख जाना चाहिए। तो इतना बड़ा डाउनफॉल है और 30% की डाउनफॉल है, तो इधर से बाहर निकलने की ही सलाह होगी। और सर निफ्टी पे लग रहा था आज शॉर्ट माहौल सुधरेगा कल की तगड़ी पिटाई के बाद। एक तो कल की पिटाई के बाद किस हद तक चार्ट्स बिगड़ गए और अब कॉल क्या होगा सर? नहीं, निफ्टी के चार्ट्स बिगड़ नहीं गए। अच्छी बहुत बड़ी रैली आपको देखने को मिल गई है और उधर से थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है। कल दोपहर 3 बजे के बाद का जो अगर चार्ट देखते हैं तो कंटिन्यूसली हम हायर टॉप हायर बॉटम कर रहे हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम नहीं कर रहे। तो मेरा मानना है कि अभी भी बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल्स के करीब है। 7615 से लेके 7600 ये 15 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके ऊपर हम है तब तक कोई डरने की बात नहीं है। 7590 का स्टॉप लॉस इनिशिएट करके अभी भी लॉन्ग पोजीशंस लिए जा सकते हैं 7670 के टारगेट्स के लिए। इसमें आज का अगर ट्रेडिंग सेशन देखें तो सिर्फ आपको फार्मा सेक्टर ही ड्रैग करते नजर आ रहा है, पर बैंकिंग एंड ऑटो सेक्टर थोड़ी सी मदद कर रहे हैं। तो अगर फार्मा सिर्फ थम जाए तो इधर से वापस आपको एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। तो ये देखना पड़ेगा कि 7615 7600 ये सपोर्ट जोन होल्ड करता है क्या नहीं। अगर होल्ड करता है तो आपको अच्छी पुल बैक रैली सेकंड हाफ में आपको देखने को मिल जाएगी। कंडीशन अटैच है, फार्मा थम जाए और थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने कहा था आज का स्टॉक ऑफ द डे ल्यूपिन है और तगड़ी पिटाई, ऑलमोस्ट 11-12% कमजोर होता हुआ ये स्टॉक नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी नियति अब जुड़ेंगे। नियति के पास चलते हैं और जानते हैं क्या खबर है, डिटेल में नियति समझाएंगे। नियति बताएं, ये ल्यूपिन की इतनी तगड़ी पिटाई, क्या चिंताएं हैं?
दरअसल अभी अभी IIFL का एक नोट जारी हुआ है जिसमें उन्होंने एक साइट किया है जिसमें इनकी एक मंदीदीप यूनिट है जो कि भोपाल के आसपास सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में। उसको अभी दूसरी बार US FDA से एक नोटिस मिला है और इनफैक्ट इनकी 2 यूनिट्स है। API कारोबार ये करते हैं और साथ साथ में फॉर्मुलेशन कारोबार है। इनकी दोनों ही यूनिट्स के लिए इनको एक फॉर्म 483 मिला है यानी इम्पोर्ट अलर्ट जारी हुआ है। दरअसल ये की कॉन्ट्रीब्यूटर है एक एंटीबायोटिक सेफेलोस्पोरिन का और कई सारे ऐसे APIs हैं जो यहां से बनते हैं। अब इनका इंस्पेक्शन US FDA ने किया था 8 फरवरी से 19 फरवरी के आसपास और ये ऑब्जर्वेशन जब इन्होंने दिए हैं उसमें 2 की ऑब्जर्वेशन इन्होंने हाईलाइट किए हैं जो कि बहुत ही गंभीर हैं। IIFL का मानना है ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है गोवा की यूनिट के बाद। और आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते एक गोवा के ऑब्जर्वेशंस निकाले थे, यूनिट उनकी जांच हुई थी, 9 आपत्तियां US FDA ने वहां से जताई थी। हालांकि ये बताया गया था कि डेटा की इंटेग्रिटी के कोई इश्यूज नहीं है, उसकी भी अभी डिटेल्स आनी बाकी है। और ये वो मार पड़ी नहीं थी कि अब मंदीदीप की यूनिट की एक मार और इनको झेलनी पड़ रही है। अब क्योंकि API यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इनके जो सेफेलोस्पोरिन का जो कारोबार है ये जगह जगह फैला हुआ है और स्पेशली US का जो कारोबार है ये सबसे बड़ा हिट होता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि गोवा को मिला ले और अब इस यूनिट को मिला ले तो करीब करीब इनका जो आधे से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है US के कारोबार का वो अब डायरेक्ट हिट होगा। और यही चिंता जता रहा है IIFL क्योंकि इनको लग रहा है कि अभी पूरी ही रेमिडिएशन प्रोसीजर को कंप्लीट करने में ल्यूपिन को बहुत लंबा समय लगने वाला है। इनफैक्ट ये कह रहे हैं 18 महीने लग सकते हैं इस पूरी ही जो प्रक्रिया को उसको पूरी तरह से सुलझाने में। अब क्योंकि इनका पूरा रेगुलेटरी स्क्रूटनी में आ गया है इसलिए ये बड़ी चिंता की बात होगी। 18 महीने के आसपास को लग ही सकते हैं, इसीलिए ल्यूपिन की आपको देखने को मिल रहा है कि इतनी तगड़ी मार इनको झेलने को मिल रही है। सिर्फ आज लगातार जब से गोवा प्लांट का इंस्पेक्शन की खबरें आई थी तब से स्टॉक गिरावट पिटाई झेलता हुआ और अब नियति जैसे हाईलाइट करें दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटी मंडीदीप की वो भी अब जांच के दायरे में आती हुई तो घबराहट तो होगी और 18 महीने लग सकते हैं रिजॉल्व करने में इस क्राइसिस को। स्टॉक दिन के लोस पे कामकाज करता हुआ। छोटा सा ब्रेक के बाद स्मॉल कैप यूनिवर्स पे फोकस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और CNBC आवाज पर जल्द शुरू होने वाला है एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए मार्केट एक्सपर्ट्स के इस महामुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता, किसे मिलेगा इंडिया के बेस्ट एनालिस्ट का खिताब, जानने के लिए डाउनलोड करें advisorymonday.com मोबाइल ऐप। अब आपके पास भी मौका है 8 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का। जानने के लिए advisorymonday.com मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। दर्शकों को रजिस्टर करने के लिए सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत नहीं है। लेकिन चलिए क्विकली स्मॉल कैप यूनिवर्स पे फोकस कर लीजिए। स्मॉल कैप इंडेक्स पहले आपकी स्क्रीन पर आएगा और अब नरमी 1/4% का दबाव और दिन के लोस पे कामकाज। सबसे पहले खबरों वाले स्टॉक्स। एल्बर्ट डेविड कैडिला को इसने अपना एक ब्रांड 55 करोड़ रुपए में बेचा है। मजबूती। V2 रिटेल 3 नए स्टोर्स खोले उसका फायदा। ARSS इंफ्रा 109 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिले तो कमजोर बाजार में हरे निशान पे कामकाज। प्लास्टिबेंट्स की एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की सूरत में शुरुआत हुई है 2.5% ऊपर। लेकिन अंजनी पोर्टलैंड आपको कमजोर इसलिए दिख रहा है क्योंकि सेबी ने 75 करोड़ के राइट्स इश्यू को मंजूरी दे दी तो डाइल्यूशन का खतरा। कई कंपनियों की 31 कंपनीज की BSE ने ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी 31 मार्च से। 2 स्पेसिफिक स्टॉक जो जाने माने उनको हाईलाइट कर रहा हूं, CMI और क्यूपिड दोनों लोअर सर्किट्स पे लॉक्ड। इसके अलावा मानक्सिया, इंडिया ग्लाइकॉल, एक्सेल इंडस्ट्रीज, सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट इन सब स्टॉक्स में अच्छी मजबूती थी। अब मानक्सिया और सिंप्लेक्स तो ऊपरी स्तरों से ठंडे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा डेटा मैट्रिक्स, दीपक नाइट्रेट, जायलॉग सिस्टम, मैस्टेक्स में भी अच्छी बढ़त के साथ कामकाज हो रहा था शुरुआत में। इन सब स्टॉक्स में 4 से 5% के आसपास का उछाल था एक समय। फाइनली कुछ लूजर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे स्मॉल कैप यूनिवर्स से। ग्लोबल ऑफशोर, ABG शिपयार्ड तो स्पेसिफिक सेगमेंट शिपिंग ऑफशोर एक्टिविटीज की कंपनीज इन स्टॉक्स में तगड़ा प्रेशर है आज की ट्रेडिंग सेशन में। और वीजा स्टील और SD एल्यूमिनियम जैसी कर्ज में डूबी हुई कंपनीज भी आज हरकत में। इन दोनों स्टॉक्स में भी आज आप देखेंगे तगड़ा प्रेशर कामकाज में। 3-4% वीजा स्टील भी कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। लेकिन चलिए यहां पे मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद हम वायदा बाजार पे खासतौर पे फोकस करेंगे। मेरे सहयोगी मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ेंगे, साथ साथ किरण झाल तो बने हुए हमारे साथ और मार्केट एक्सपर्ट गौरव विस्सा भी जुड़ेंगे जो अनिल से वायदा बाजार की रणनीतियों पे बातचीत करेंगे।
ऊपरी स्तरों पर बाजार को टिकने में मुश्किल, सेंसेक्स निफ्टी में कमजोरी, मिड कैप इंडेक्स 0.5% नीचे, लेकिन बैंकिंग शेयर आज मजबूत। मध्य प्रदेश में ल्यूपिन की यूनिट को यूएस एफडीए से इंपोर्ट अलर्ट मिलने के बाद शेयर 12% तक टूटा। सभी फार्मा शेयरों में कमजोरी और फार्मा इंडेक्स 52 हफ्तों के निचले स्तर पर। लेकिन बायोकॉन में बढ़त के साथ कारोबार, इंसुलिन ग्लार्जिन को जापान में बेचने की मंजूरी मिलने का असर। कंपनी की सीएमडी किरण मजूमदार शो ने बताया आवाज पर इसे बड़ी उपलब्धि। बीएसई ने 31 कंपनियों में ट्रेडिंग को किया सस्पेंड। 31 मार्च के बाद रुकेगी ट्रेडिंग। क्यूपिड और सीएमआई समेत कई शेयरों में लगा लोअर सर्किट। और एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक में 7% हिस्सेदारी बढ़ाई। सरकार की हिस्सेदारी घटकर 75% के नीचे पहुंची, लेकिन शेयर 1% ऊपर। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और सीधे चलेंगे डिफेंस एक्सपो, जहां पर रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी बात कर रहे हैं। इन इंडिया, स्किल इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया, a success in the defense sector. Also, how do we achieve the following core objectives? Reduce dramatically the position of being the world's largest importer of defense hardware. 2, make procurements fair and transparent without compromising national security. 3, ensure timelines in award of contracts. 4, institutionalize continuity, certainty, and predictability in an industry which is capital intensive and has just a single customer, the Ministry of Defense. And 5, create a comprehensive framework that fully leverages the energy and enterprise of the private sector in defense. Sir, I must admit that I was forced to change many of my remarks at the last moment because the Honorable Defense Minister has addressed a number of these issues in the DPP that was released yesterday. Sir, I compliment you and your team at the Ministry of Defense for proactively addressing some of these issues, including flexibility in procurement process and cutting short the timelines, cutting down the steps in the AON approval process, reducing the validity period of AON to bring out the RFPs quickly, and extending the scope of a fast-track procedure. These are important changes because India today is poised at the cusp of a great journey to become a global force for peace and stability. A substantive autonomy in key areas of defense production will be a prerequisite for this rise to prominence of the world's largest democracy. Sir, let me share with you briefly. हम डिटेल में आपको बताएंगे जब और वहां पर डिफेंस एक्सपो पर काफी कुछ डेवलपमेंट आज होने वाले हैं। दूसरा दिन है इस एक्सपो का गोवा में आज। चलिए बाजार पर रखिए नजर। 12 अंक नीचे है सेंसेक्स और 3 अंक नीचे निफ्टी। तो काफी उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता दिख रहा है। मिड कैप फार्मा शेयर जिस तरह से टूटे हैं उसके चलते मिड कैप इंडेक्स 0.5% नीचे, लेकिन बैंक निफ्टी 0.5% ऊपर। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। किरण जाधव तो है ही प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के, लेकिन अब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं डेरिवेटिव्स एक्सपर्ट एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा भी। आपका भी स्वागत है गौरव। किरण ने निफ्टी पर खरीदारी करने की राय दी है 7590 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन गौरव क्या आपकी भी राय खरीदारी की है? गुड मॉर्निंग। मेरी भी राय सिमिलर ही होगी कि अगर निफ्टी थोड़ा बहुत यहाँ से 10 पॉइंट का भी करेक्शन अगर देता है तो आप बाय कर सकते हैं। येलो से भी आप बाय कर सकते हैं। 7580 का स्टॉप लॉस होगा। छोटा सा टारगेट होगा 7680 वगैरह, वो अगर पार हो गया तो फिर 7720 भी पॉसिबल है। तो ये हिसाब से आप लेवल्स के साथ आप काम कर सकते हैं। ओके, तो राय खरीदारी की गौरव की भी। निफ्टी पर तेजी करें 7680 के लिए। चलिए निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी पर भी राय दीजिए, क्या यहां भी तेजी करनी चाहिए?
जी, अगर लेवल्स देखे जाए तो 15,500 काफी महत्वपूर्ण लेवल है। यहाँ से अगर 15,500 टूटता है स्पॉट लेवल्स में, तब भी आपको इसमें प्रेशर देखने मिलेगा। अदरवाइज एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से आपको एक 300 पॉइंट तक की रैली आपको देखने मिल सकती है। तो राउंड अबाउट 15,950 के टारगेट्स के लिए आप बाय कर सकते हैं। 15,500 के करीब का आपका इसमें स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो बैंक निफ्टी में भी करें खरीदारी। ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो तेजी दिखा सकते हैं। ये राय है गौरव की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे दर्शकों को शामिल करते हैं, उनके सवाल लेंगे हम। सबसे पहले प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से। प्रदीप जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास इन्फोसिस 1240 कॉल है सर, मार्च का ही है। इसमें मैंने 20 लॉट लिया हुआ सर, एवरेज प्राइस 4 है इसका। मुझे क्या करना चाहिए सर इस पे? 20 लॉट खरीद लिया आपने इन्फोसिस? ये सर 20 लॉट लिया हुआ है। और क्या एवरेज है आपकी? 4 रुपए? ये 4 रुपए से है सर। 4 रुपए की 2.5 रुपए चल रहा है। और इसी महीने का तो अब आपके पास दिन तो बचे हैं 2, और नहीं तो फिर ये एक्सपायर हो जाएगा। तो चलिए पूछते हैं गौरव, क्या करना चाहिए इन्फोसिस में? 1240 का कॉल खरीदा है इन्होंने 4 रुपए में। देखिए 1200 पर सस्टेन करेगा तो पॉसिबिलिटी है वापस 1225 1230 तक के लेवल्स आ सकते हैं, क्योंकि अभी ज्यादा इसमें डिफरेंशियल है नहीं। चाहे आप 2.5 रुपए 1 रुपए अगर आ भी जाए तो इतना इशू नहीं है। आपकी लॉट का जो साइज है वो काफी ज्यादा है, 20 लॉट काफी ज्यादा हो गए। फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। अगर 1200 के नीचे ट्रेड कर रहा है या 1195 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। इसमें आप बहुत बड़े प्रॉफिट की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं एक्सपायरी के लिए। तो यहाँ से अगर उछाल अगर आता है तो उस हिसाब से प्रॉफिट और उसको मैनेज कर सकते हैं कि थोड़ी एक्सपोजर वगैरह कम कर दी जाए। तो आप वो सबसे रखिए और 1195 का स्टॉप लॉस रहा है स्पॉट लेवल्स में। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए इन्फोसिस पर। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं झारखंड से विनोद जी इस वक्त फोन लाइन पर। सर पूछिए अपना सवाल। हेलो जी सर। हाँ सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, पूछिए। हाँ सर, मेरा एक लॉट मैं LNT का लिया 20 रुपए में, अप्रैल का है कॉल। और एक लॉट हमने वेदांता का 105 का अप्रैल का कॉल 2 रुपए 40 पैसा में। 105 रुपए का कॉल वेदांता का लिया है 2 रुपए 40 पैसे में। LNT का कौन सा लिया आपने? 1300 का लिया है, 1300 का लिया है 24 रुपए में। चलिए दोनों के लिए पूछ लिया जाए इस वक्त गौरव से ही, चूंकि वायदा कारोबार के एक्सपर्ट गौरव हैं हमारे साथ इस वक्त। गौरव पहले तो वेदांता बता दीजिए। 105 में खरीदा है, अप्रैल कॉल 2 रुपए 40 पैसे। अप्रैल में मुझे लगा थोड़ा दिक्कत आ सकती है कॉल ऑप्शन वगैरह में, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे कि काफी स्ट्राइक्स ऊपरी तरफ में बढ़ चुकी है। हैविंग सेड दैट के वेदांता काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास में 86 88 ये जो जोन है, यहीं से एक छोटा मोटा ब्रेकआउट आया था और यहाँ से 195 तक गया था। तो फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। हमने 2.5 रुपए में कॉल लिया है, आप उसको 1 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ये ऑप्शन में, क्योंकि लॉसेस काफी बड़ी है तो उसके स्टॉप लॉस लगाना काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। आप कर सकते हैं। अगर ये सीरीज में अगर ये 88-90 के अगर सस्टेन कर लेगा, अगर ये सीरीज में क्लोजिंग दे देगा, तो मुझे लग रहा है आपको अप्रैल फर्स्ट वीक के एंड तक आपको इसमें वापस 94-95 तक के लेवल्स आ सकते हैं। अगर वो आता है तो आपका वापस एक बार कॉस्टिंग के ऊपर जाएगा, और 95 अगर सस्टेन कर गया तो एक बार 105 तक के लेवल्स आपको अप्रैल सीरीज में भी दिखा सकता है। तो काफी लुक्रेटिव लेवल्स पे है, तो आप फिलहाल इसमें बने रहिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए वेदांता पे। LNT 1300 का कॉल 24 रुपए में लिया हुआ है, अप्रैल का ही है ये भी। इसमें मेरे हिसाब से आपको काफी क्रूशियल रखना पड़ेगा, क्योंकि काफी रजिस्ट्रेशन से 1240 1250 एक ऐसा लेवल है जहां से हमको थोड़ा बहुत शॉर्ट्स बंदे दिखे गए हैं और वो शॉर्ट कवरिंग हुई नहीं है। तो अगर आप होल्ड ही करना चाहे तो करिए, अदरवाइज मुझे लगा एक बार आप यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए। ऊपरी लेवल्स पे आप लीजिए। अगर आपको वापस 1300 का कॉल लेना है तो एक बार ये 1240 तक के लेवल्स अगर सस्टेन कर लेगा तो आप 1240 के ऊपर जाने के बाद एक ऑप्शन लीजिए, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी की चांसेस वो काफी बढ़ जाएंगे। यहाँ से ये रेंज में ही चलेगा। 1180 पे सपोर्ट है, 1240 पे रेजिस्टेंस है। ये रेंज बाउंड मूवमेंट में आपको टाइम वैल्यू इरोजन काफी ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए LNT में थोड़ा सा सावधान रहें आप, ये राय इस वक्त। लेकिन मैं बता दूं आपको कि आपके लिए ट्रेडिंग पिक्स कहाँ है। JSW स्टील ये है खरीदारी करने के लिए आज से किरण की लिस्ट में। किरण बताएं इसके बारे में। JSW स्टील बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न दिख रहा है कि निचले स्तरों से वापस एक बार आज अच्छी मोमेंटम मूव आई है। तो मेरे ख्याल से अगर 1225 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है तो इजीली 1250 के टारगेट्स आज ही देखने को मिल जाने चाहिए। 1250 पे बेचने की ट्राई नहीं होगी, उधर एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। ओके, थोड़ा सा इंतजार कर लें, लेकिन 1250 तो पहला लक्ष्य, वहां तक जाएगा ही JSW स्टील। लेकिन इसके अलावा
खरीदारी करने की राय कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर में भी है, और वो है यहां पर गौरव की तरफ से। गौरव, क्या टारगेट्स है इसके लिए? हेलो गौरव, हाँ आपसे पूछ रहा हूं मैं। एक्चुअली आप दोनों ही बता दीजिए ना साथ में, कोटक बैंक और कर्नाटक बैंक दोनों ही प्राइवेट सेक्टर बैंक है और दोनों में आपकी खरीदारी करने की राय है। जी, कोटक में अगर आप देखेंगे एक अच्छे लेवल्स पे है, 675 680 अच्छा जोन है, जहां से आपको शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग पोजीशंस भी साथ ही साथ बनते हुए दिख जाते हैं। और एक ट्रेडिंग टारगेट कहूंगा 700 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं, 700 705, जहां पे जाके काफी एग्जॉस्शन आता है, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। तो एक छोटा ट्रेड आप ले सकते हैं। 672 का, शायद मैं गलती से 662 लिखा है, 672 का 670 का इसमें स्टॉप लॉस लगाइए और 700 तक आपको इसमें लक्ष्य देखने मिल सकते हैं, एक वो आप कर सकते हैं। दूसरा एक केडी के बैंक, इसमें भी एक अच्छी लॉन्ग पोजीशंस बनी है, ब्रेकआउट के कगार पे है। 100 के कॉल ऑप्शन काफी अच्छी मात्रा में कंसंट्रेशन हुआ करता था, उसके कंफर्टेबली ऊपर क्लोज दिया है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। पॉसिबिलिटी है 108 से 110 के आपको लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। तो 99 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं और 108 से 110 का आपको इसके टारगेट्स होंगे। ओके, ये राय है इन दोनों ही स्टॉक पर। बड़ा खरीदना है तो आप कोटक ले लीजिए और छोटा खरीदना है तो कर्नाटक बैंक ले लीजिए। ये राय गौरव की तरफ से। लेकिन बता दें आपको, सीएनबीसी आवाज पर जल्द शुरू होने वाला है एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए मार्केट एक्सपर्ट्स के इस महामुकाबले का कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता और किसे मिलेगा इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट का खिताब। जानने के लिए आप डाउनलोड करें advisorymandy.com का मोबाइल ऐप और दर्शक के तौर पर आप 8 लाख रुपए तक के इनाम भी जीत सकते हैं यही ऐप डाउनलोड करके। और बता दें आपको कि दर्शकों के लिए सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी नहीं है। प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप एक तगड़ा मुकाबला होने वाला है। मैं चाहता हूं कि इंडिया के सारे रिसर्च एनालिस्ट इसमें जुड़े। मैं तैयार हूं इस चीज के लिए, आप भी तैयारी अपनी कर लीजिए। आखिर में एक ही जीतेगा, लेकिन मेरी तैयारी बहुत ही बढ़िया है और मैं ही विनर होऊंगा। और एक इंटरेस्टिंग खबर टेलीकॉम सेक्टर को लेकर, मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर MVNO को लेकर कुछ गाइडलाइंस आई है, इंटरेस्टिंग चीजें आई हैं। इन पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जाने माने टेलीकॉम एक्सपर्ट रोमिल शेट्टी कार्यक्रम में शामिल होंगे इस ब्रेक के बाद। और इस बीच टेलीकॉम कमीशन की तरफ से एक इंटरेस्टिंग खबर आई और बड़ी खबर आई है, वो ये कि यूनिफाइड लाइसेंस दिया जा रहा है अब वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स के लिए मोबाइल स्पेस में। कितनी बड़ी कदम है और इससे क्या कुछ बदलाव आएगा टेलीकॉम कंपनियों पर, टेलीकॉम सेक्टर पर, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं रोमिल शेट्टी साहब, नेशनल हेड है वो टेलीकॉम सेक्टर के KPMG, जो कि जानी मानी कंसल्टेंसी फर्म है। रोमिल सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहले तो ये बताएं कि इस बात का काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि ये कदम उठाया जाएगा सरकार की तरफ से, एक बड़ा रिफॉर्म भी इसे लोग मान रहे थे। आप बताएं क्या कुछ बदलाव आएगा इंडस्ट्री में इसके चलते? ये डेफिनेटली एक बड़ा मूव है फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिकॉज at the end of the day I think this helps the consumer the most, because today there are certain restrictions of from what who can call whom and through which medium that you can call. But because of this, now you basically are allowing calls across different networks, whether it's an internet network or a non-internet network. So in that sense, it is actually a big change for India, and I think from a consumer perspective, a very very good move for consumers. Okay. साथ ही ये बताएं कि किन कंपनियों को फायदा होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस हम ये MVNO कह रहे हैं, मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क लाइसेंस, इससे फायदा किन किन कंपनियों को होगा? देखिए, बेसिकली अल्टीमेटली इसका ये मतलब है कि whichever network can carry a lot of the traffic, they will be the ones who will succeed. So ऐसा नहीं है कि कोई एक कंपनी को ही बेनिफिट होगा, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप इफ यू आर यूजिंग दैट कंपनीज नेटवर्क टू मेक अ कॉल, देन दैट कंपनी विल बेनिफिट। एंड दिस इज, अगर आप पहले ये देखिए कि when there was WhatsApp and when people said that okay, you do calls on WhatsApp or SMSs, revenues will decline, but ऐसा actually initially हुआ थोड़ी देर के लिए, but उसके बाद में actually there was a surge in revenues. So in fact WhatsApp and others have actually
increase the data revenues of all the telecom companies. So I don't think it is any one particular company, but obviously companies which will have 4G, which will promote a lot of data usage, will tend to benefit more than traditional, probably maybe 2G companies. That's what will happen. Okay. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमें ये पूरी डिटेल में समझाने के लिए। तो ये एक बड़ा कदम टेलीकॉम कंपनियों के लिहाज से इस वक्त आता हुआ दिख रहा है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे। मेरे पास एक और बेहतरीन पिक है गौरव बिस्ता की, और यहाँ पर शॉर्ट साइड पर वो ट्रेड लेना चाहते हैं। कौन सा स्टॉक है वो मैं आपको बताऊंगा, साथ ही बताऊंगा ऑप्शंस की रणनीति भी इस ब्रेक के बाद। बाजार में कमजोरी थोड़ी बढ़ती दिख रही है। 55 अंक नीचे है सेंसेक्स, और निफ्टी पर 12 अंकों का नुकसान, 7600 के बेहद करीब। लेकिन अब लेते हैं इस कमजोर बाजार में एक शॉर्ट करने की रणनीति। गौरव बिस्ता हमारे साथ है। गौरव ने कहा कोटक खरीदिए, कर्नाटक बैंक खरीदिए, लेकिन एक स्टॉक ऐसा है जो गौरव शॉर्ट करना चाहते हैं, और वो है टीसीएस, इस दिग्गज शेयर को। बताए गौरव, क्या वजह है शॉर्ट करना चाहते हैं और क्या टारगेट्स है? देखिए, इसमें काफी एक अच्छे लॉन्ग पोजीशंस बन चुके थे, लेकिन अभी 2500 के आसपास में फ्रेश अनवाइंड्स दिख रही है, थोड़े बहुत ट्रेडिंग शॉर्ट्स दिख रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि जब 2500 नहीं सस्टेन कर पाया तो फिर से एक बार 2400 की तरफ एक बार जाएगा स्टॉक। हो सकता है 2400 का आंकड़ा भी एक बार तोड़ने की कोशिश करे। ट्रेडिंग टारगेट्स अगर की बात की जाए तो मेरे हिसाब से एक काफी अच्छा यहाँ पे सेल यहाँ पे बनता है। आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं 2500 का, या 2510 वगैरह आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ट्रेडिंग टारगेट जो होंगे 2420 तक भी एक बार आने की इसमें काफी संभावना है। तो ये है राय इस वक्त टीसीएस का फ्यूचर शॉर्ट करने की। लेकिन ऑप्शंस में अगर किसी को ट्रेड करना हो गौरव, तो बताइए आज आपकी लिस्ट में कौन सा ऑप्शन है? ये मैं जस्ट डाल के 700 के पुट ऑप्शन की सलाह दूंगा। अगर अनफॉर्चुनेटली अप्रैल सीरीज में इतनी लिक्विडिटी है नहीं, वॉल्यूम स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार अप्रैल सीरीज के अंदर आपको ये 650 तक स्टॉक देखने मिल सकता है। काफी वीक है, शॉर्ट्स बनना शुरू हो चुके हैं और काफी महत्वपूर्ण लेवल से शॉर्ट बनना शुरू हुए हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि 650 के लेवल्स दिखा सकते हैं। तो आप 700 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं, जो अभी तकरीबन 15 रुपए के आसपास से थोड़ा बहुत ऊपर आ चुका है, तो आप ले सकते हैं। अगर यहाँ पे 30 रुपए का इसमें आपको टारगेट होगा और 5 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये है राइट जस्ट डायल का ऑप्शन। लेकिन ऑप्शन क्या खरीदना है? पुट ऑप्शन, और वो होगा आपका 30 रुपए के टारगेट के लिए और 5 रुपए का स्टॉप लॉस। एक्सपायरी तक होल्ड करें, यानी कि 2 दिनों के लिए इसी महीने का पुट खरीदना है, ये ध्यान रखें। 700 रुपए का, तो मंदी की राय यहां पर आती हुई दिख रही है। शुक्रिया गौरव आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और बाजार बेहद इंटरेस्टिंग लेवल पर है, और वो है 7600 का। 13 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में, निफ्टी में माफ कीजिएगा, और सेंसेक्स भी अहम लेवल पर है, और वो है 24,900 का 65 अंकों के नुकसान के साथ। लेकिन बैंक निफ्टी में एक अच्छी तेजी का माहौल। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपके शेयरों पर लेकर आएंगे फटाफट सलाह। आशीष वर्मा फिर से जुड़ेंगे हमारे साथ, और आज उनके साथ होंगे अविनाश गोरक्षकर इस ब्रेक के बाद। बाजार में कमजोरी, सेंसेक्स 0.5%, निफ्टी 7,600 के नीचे। मिड कैप इंडेक्स 3/4% कमजोर, लेकिन बैंकिंग शेयरों में मजबूती। मध्य प्रदेश में ल्यूपिन की यूनिट को यूएस एफडीए से इंपोर्ट अलर्ट मिलने के बाद शेयर 12% तक टूटा। सभी फार्मा शेयर गिरे। फार्मा इंडेक्स 52 हफ्तों के निचले स्तर पर। लेकिन बायोकॉन में बढ़त पर कारोबार। इंसुलिन ग्लार्जीन को जापान में बेचने की मंजूरी मिलने का असर। कंपनी की सीएमडी किरण मजुमदार शॉ ने बताया बड़ी उपलब्धि। बीएसई ने 31 कंपनियों में ट्रेडिंग को किया सस्पेंड। 31 मार्च के बाद रुकेगी ट्रेडिंग। क्यूपिड और सीएमआई समेत कई शेयरों में लगा लोअर सर्किट। और एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक में 7% हिस्सेदारी बढ़ाई। सरकार की हिस्सेदारी घटकर 75% के नीचे पहुंची। शेयर 1% ऊपर। चलिए क्विकली इंडियन मार्केट्स का एक चेक ले लीजिए, और आपकी स्क्रीन पे वो फ्लैश भी होता हुआ भारतीय बाजार। निफ्टी 7,600 के नीचे कामकाज करता हुआ दिन के लोस पे ट्रेड। सेंसेक्स में 0.5%, निफ्टी में 0.5% का दबाव के साथ कामकाज होता हुआ। इंटरेस्टिंग 2 पॉकेट्स हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। कल के प्रेशर के बाद बैंक्स कुछ हद तक
संभलते हुए नजर आए। हालांकि ऊपरी स्तरों से बैंक निफ्टी भी दबाव में, लेकिन अभी भी 1/4% की बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ। और इसी के विपरीत आज सबसे ज्यादा प्रेशर जो पॉकेट बना रही है वो है फार्मास्यूटिकल्स। फार्मा इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर अगर आएगा तो 5% के आसपास की कमजोरी के साथ कामकाज, और वजह है ल्यूपिन। और ल्यूपिन के बाद जो खबर आई थी मंडीदीप प्लांट पे भी यूएसएफडीए का इंस्पेक्शन और वहां पे भी दिक्कतें, उसके बाद अक्रॉस फार्मा में हमने देखा दबाव के साथ कामकाज। इनफैक्ट वेटेज के लिहाज से स्टॉक्स देखिए, मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूं, ल्यूपिन, सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, सबसे ज्यादा प्रेशर ये 4 स्टॉक्स बना रहे हैं इस समय सेंसेक्स पर। इसमें एक स्टॉक इंक्लूड कर लीजिए हैवीवेट एचडीएफसी को, और इन 5 की वजह से भारतीय बाजारों में इस तरह की अब मुनाफा वसूली या कमजोरी के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। हमारे साथ आज प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के सीआईओ और हेड ऑफ रिसर्च अविनाश गुराक्षकर जुड़ रहे हैं। अविनाश, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है सर बाजार में? कल दबाव, आज भी फिर थोड़ा सा मूड गड़बड़ाता हुआ? नहीं आशीष, मुझे लग रहा है कि आई थिंक आने वाली एक्सपायरी के कारण मार्केट्स में थोड़ी सी वोलेटिलिटी हम देख रहे हैं, और मार्केट्स ने जिस प्रकार की बढ़त हमने पहले देखी थी, शायद थोड़ा सा कंसोलिडेशन और प्रॉफिट बुकिंग का ये मोड है। मुझे लग रहा है कि ये हफ्ता होने के बाद जो बड़ा इवेंट है पॉलिसी का, वो मेरे ख्याल से मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट्स की अभी एक्सपेक्टेशन 50 बेसिस पॉइंट की कट की है, तो ऐसा अगर होता है तो मेरे ख्याल से वापस अच्छी सी एक छलांग आपको देखने को मिलेगी। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज अभी भी बाजार में है, और 7500 एक ऐसा लेवल है जो मार्केट्स अच्छी तरह से मेंटेन करेगा। हालांकि ये गिरावट जो है वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन एटलीस्ट वन गुड थिंग इज कि एफआईआई की बाइंग अभी भी बरकरार है, काफी अच्छी कैश लेवल्स पे बाइंग हो रही है। तो चलिए, एक्सपायरी रिलेटेड थोड़ी सी नर्वसनेस, और एक्सपायरी कोइंसाइड करी 31 मार्च के साथ, तो काफी तक अनवाइंडिंग, उसका भी एक प्रेशर बनता हुआ भारतीय बाजारों पे। हालांकि पॉलिसी जो अगले हफ्ते मंगलवार को आने वाली है, जिसमें बड़ी होप्स जागी हैं कि आरबीआई गवर्नर साहब कुछ अच्छा डोल आउट कर देंगे 25-50 बेसिस पॉइंट के आसपास, 25 ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, तो शायद तब तक बाजार मोमेंटम में आपको नजर आए। लेकिन चलिए, आप शुरू करेंगे स्टॉक्स फटाफट, और अगले 6 मिनट तक बिना रुके आपकी तरफ से जो तमाम शेयरों पर हमारे पास क्वेरीज आई थी, उनको फटाफट उनकी सलाह मांगेंगे अविनाश से, जो हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल कतनी से जोगिंदर जी का। एमको लिमिटेड 2500 शेयर, 34 की औसत खरीद। अविनाश, क्या करें? नहीं, मुझे लग रहा है कि हालांकि स्टॉक इनके बाइंग प्राइस से काफी गिरा है, लेकिन अगर हम ट्रांसफार्मर बिजनेस की बात करें तो काफी समय के बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक अपटर्न दिख रहा है। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया 1 साल का है तो डेफिनेटली थोड़ा सा एवरेज करे, और क्लियरली मैं समझता हूँ कि एक 12 to 15 मंथ का नजरिया रखे तो इसको होल्ड करना चाहिए। बीकानेर से अंशुला जी का सवाल। सुजलॉन 1125 शेयर, 15 की खरीद। यहाँ पे भी होल्ड करने की राय रहेगी। मेरे ख्याल से सुजलॉन में नए प्रमोटर आने के बाद और जिस प्रकार की फंडिंग आई है, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स का टाइम होराइजन रखे तो डेफिनेटली मुनाफा अच्छा बनेगा। मुंबई से कल्पना का सवाल। सेंचुरी टेक्सटाइल्स 500 शेयर, 778 की बाइंग। यहाँ पे भी होल्ड करें, क्योंकि जिस प्रकार का सेंचुरी टेक्सटाइल्स का एसेट बेस है, इनका रियल एस्टेट में भी काफी बड़ा एक्सपोजर है। मेरे ख्याल से जिस प्रकार से अभी रियल एस्टेट बिल क्लियर हुआ है, मेरे ख्याल से आगे इसको काफी फायदा होगा, तो होल्ड करें। दिल्ली से राकेश, एसबीआई 700 शेयर, 277 की बाइंग। पीएसयू बैंकों की बात करें तो एसबीआई फ्रंटलाइन काउंटर है, यहाँ पे एवरेज करें। मेरे ख्याल से पीएसयू बैंकों में जिस प्रकार की नेगेटिविटी थी वो पूरी तरह से ज्यादातर फैक्टर हो चुकी है। अगर 1 साल का नजरिया रखे तो एवरेज करें और डेफिनेटली होल्ड करें। मुंबई से कल्याणी जी का सवाल। टेक सॉल्यूशंस 100 शेयर, 145 की बाइंग। टेक सॉल्यूशंस एक स्पेशलाइज्ड आईटी प्लेयर है जो फार्मा सेक्टर के लिए काम करता है। यहाँ पे डेफिनेटली आगे का साल काफी अच्छा रहना चाहिए। हालांकि इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे लिया है, लेकिन अगर साल भर का नजरिया है तो कम से कम 160-70 का प्राइस पॉइंट मिल सकता है। अंबाजी से प्रमोद जी का सवाल। एचडीएफसी बैंक 500 शेयर, और इन्होंने तो आईपीओ में 10 रुपए की खरीद करी थी। अविनाश, मेरे ख्याल से होल्ड करिए, क्योंकि इनके पास तो मेरे ख्याल से मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ही बढ़िया है। मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा प्रेशर है, क्योंकि बातें चल रही है कि थोड़ा सा प्रेशर एचडीएफसी के बिजनेस पे आ रहा है। बट अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो अगर मैक्रोज इंप्रूव होते हैं तो डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक एक प्रीमियर फ्रंटलाइन प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और उनको अच्छा सा मुनाफा बन सकता है। ही शुड होल्ड ऑन। नोएडा से आरएस बिंद्रा, आईजीएल 1400 शेयर, 60 की औसत बाइंग। यहाँ पे भी एक काफी अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। यहाँ पे भी जिस प्रकार की जो दिल्ली के बजट में वैट को लेकर थोड़ी सी अड़चन आई है, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा सा नरम रहे, लेकिन अगर हम बिजनेस पोटेंशियल की बात करें तो क्लियरली पोटेंशियल काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे भी होल्ड ही करें। अहमदाबाद से सुनील, वॉकहार्ट 100 शेयर, 870 की बाइंग।
मुझे लग रहा है कि इनको जो भी प्रॉफिट मिल रहा है आशीष, यहाँ पे थोड़ा सा मुनाफा वसूल करें, क्योंकि जिस प्रकार का न्यूज फ्लो अभी हाल ही में फार्मा सेक्टर पे आ रहा है, मुझे लग रहा है कि वोकहार्ट वैसे भी काफी वोलेटाइल काउंटर है, तो जो भी प्रॉफिट ऑन द टेबल है वहां पे बुक करें। आनंद से वैशाली जी का सवाल, GSFC 1000 शेयर 79 की बाइंग। यहाँ पे भी होल्ड करें, क्योंकि जिस प्रकार का आगे का पोटेंशियल फर्टिलाइजर स्पेस में है, और होपफुली जिस प्रकार का यूरिया डीकंट्रोल जो मार्केट काफी टाइम तक एक्सपेक्ट कर रहा है, मुझे लग रहा है कि GSFC डेफिनेटली शुड बी अ बिग बेनिफिशियरी। यहाँ पे होल्ड करें। अमरेली से महेश जी का सवाल, नेस्ले के 10 शेयर हैं, 760 की बाइंग है। यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, हालांकि क्वांटिटी काफी कम है, लेकिन जिस प्रकार का नेगेटिविटी हमने पहले देखा था वो शायद अभी खत्म हो चुकी है। नेस्ले के लिए आगे का जो साल होगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, नॉट ओनली फ्रॉम मैगी पॉइंट ऑफ व्यू, बट काफी नए प्रोडक्ट्स ये लॉन्च करने वाली है। अमृतसर से शरीफ जी का सवाल, DLF 200 शेयर 139 की बाइंग है। DLF में मुझे लग रहा है कि इनको निकलना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का अभी नया रियल एस्टेट बिल आया है, मेरे ख्याल से जो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे यहाँ पे शायद बड़े प्लेयर्स लाइक DLF को इंक्रीमेंटली थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। मेरे ख्याल से ये ज्यादातर एक ट्रेडिंग प्ले है, इनको डेफिनेटली इस शेयर से निकलना चाहिए। अहमदाबाद से रजीव जी का सवाल, हिटाची 100 शेयर 1250 की बाइंग। यहाँ पे भी कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में काफी एक्शन हम आगे देख सकते हैं, क्योंकि क्लियरली 7th पे कमीशन का जो रिपोर्ट है और जो पैसा आएगा, ये क्लियरली ऐसे प्रोडक्ट्स में लोग स्पेंड करेंगे और उसको कंपनी को काफी फायदा होगा। तो थोड़ा सा लंबा समय लगे, डेफिनेटली ये MNC ब्लू चिप काउंटर है कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में, यहाँ पे होल्ड करें। कटक से प्रशांत का सवाल, बजाज इलेक्ट्रिकल्स 50 शेयर 260 की बाइंग है। यहाँ पे इनको होल्ड ही करने की राय रहेगी, क्योंकि ये भी एक वेल नोन प्लेयर है कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में, और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के नतीजे Q3 के आए थे, मुझे लग रहा है कि FY17 विल बी मच बेटर, सो ही शुड होल्ड ऑन। पटना से विवेक गुप्ता, वर्लपूल इंडिया 2000 शेयर 380 की खरीद। यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूसली अच्छे रहेंगे, MNC काउंटर है, और जिस प्रकार का इनका प्रोडक्ट रेंज है, बैलेंस शीट है, और मोर इम्पोर्टेंटली जो स्पेंडिंग हमको लगता है FY17 में आएगी आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में, इस कंपनी को काफी फायदा होना चाहिए। हैदराबाद से धनराज जी का सवाल है, बॉम्बे डाइंग 800 शेयर 120 की बाइंग है। यहाँ पे बाइंग प्राइस इनकी स्लाइटली हाई है, लेकिन अगर हम बॉम्बे डाइंग की रियल एस्टेट पार्सल देखें बॉम्बे में, तो काफी अट्रैक्टिव, और अभी भी जिसको अभी पूरी तरह से कंपनी ने मोनेटाइज नहीं किया है, तो अगर थोड़ा सा रिस्क लेने की इनकी क्षमता है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एवरेज करे और कम से कम एक 12 से 18 महीने का व्यू रखें। जयपुर से मनीष, L&T फाइनेंस 10,000 शेयर हैं, 85 की खरीद है। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स और बिजनेस मॉडल काफी रोबोस्ट है, हालांकि इन्होंने थोड़ी ऊपरी लेवल पे स्टॉक ले ली है। मेरे ख्याल से क्लियरली कीप अ टाइम होराइजन ऑफ 12 to 15 मंथ्स, मेरे ख्याल से मुनाफा जरूर आएगा। ओके, आखिरी 30 सेकंड बचे हैं। बहादुरगढ़ से अनुज का सवाल, डिश टीवी 100 शेयर 74 की बाइंग। यहाँ पे भी मेरे ख्याल से जिस प्रकार का मीडिया में एक्सपोजर इनका है, मुझे लग रहा है कि लॉन्गर टर्म डेफिनेटली ये बिजनेस मॉडल अच्छी तरह से सक्सेसफुल होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे 12-15 मंथ्स का व्यू रखे, इसमें डेफिनेटली होल्ड की सुझाव रहेगा। एक आखिरी सवाल लेता हूँ, सोलापुर से शशिकांत का, पंजाब नेशनल बैंक 150 शेयर 123 की बाइंग। PSU बैंकों में काफी हमने गिरावट देखी है, PNB भी ऐसा शेयर है। मुझे लग रहा है कि इसके ये करंट लेवल से नीचे जाना शायद मुश्किल लगता है, पूरी तरह से फैक्टरिंग हो चुका है। अगर इनका नजरिया कम से कम 18 महीने का है, तो PSU बैंकों में डेफिनेटली ये काफी बड़ा फ्रंटलाइन PSU बैंक है, तो यहाँ पे होल्ड करें। ओके, चलिए स्टॉक्स फटाफट में हमने कई सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करी, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेरीज आई हैं, तो आज दिन के दौरान तमाम शोज में हम उन तमाम सवालों को एड्रेस करने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। शो में भी आगे अविनाश से और भी क्वेरीज लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम सबकी एक यूजुअली लॉजिकल क्वेरी रहती है, इस बाजार में खरीदे क्या। अविनाश प्लीज बताएं कुछ 2 स्टॉक आइडियाज जहां पे इस समय फंडामेंटली आपको खरीदारी करने के मौके या फिर स्टॉक्स अट्रैक्टिव नजर आते हैं। सर आशीष, 2 स्टॉक्स जो मिड कैप स्पेस में हमको काफी पसंद है, वो पहला तो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज है। हमको लगता है कि क्रूड के प्राइसेस भले ही थोड़े से बाउंस दिखा रहे, लेकिन ऊपरी लेवल से काफी घट गए, और मोर इम्पोर्टेंटली सिंटेक्स एक अच्छा प्ले है अगर हम स्वच्छ इंडिया क्लीन इंडिया की बात करें, और होपफुली जिस प्रकार की अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री FY17 में आएगी, हमको लगता है पूरी तरह से मार्केट्स ने जो नेगेटिविटी थी वो प्राइस में फैक्टर इन की है। अगर नेक्स्ट 12 मंथ्स की बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली काफी अच्छा हो सकता है। हमें लग रहा है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में करीबन 95-96 का प्राइस पॉइंट आपको सिंटेक्स में मिल सकता है। दूसरा शेयर IDBI बैंक रहेगा। इस बैंक में ये बैंक इसलिए फोकस में है क्योंकि बैंक पॉसिबली कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर या प्राइवेट बायर को बिक जाने वाला है, और इसका ऑलरेडी एक इंडिकेशन है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी बजट में एक क्लियर किया है कि यहाँ पे प्रोसेस चालू हो चुका है, ऑलरेडी बिडर्स आ चुके हैं।
LIC ने भी आज न्यूज फ्लो के हिसाब से इसमें अपना स्टेक बढ़ाया, तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल से करीबन 20-25% अपसाइड डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि जो भी बाइंग होगी मेरे ख्याल से मोर और लेस एट द करंट लेवल होगी। तो यहाँ पे हमको लगता है करीबन 91-92 का प्राइस पॉइंट पॉसिबल है, तो यहाँ पे डेफिनेटली दिस कैन बी पुट इन योर पोर्टफोलियो। ओके, तो दो स्टॉक्स जो लंबी अवधि के लिहाज से अट्रैक्टिव है, एक तो IDBI बैंक आपकी स्क्रीन पर 92 के टारगेट्स और सिंटेक्स इंडस्ट्रीज 96 के टारगेट्स के लिए अगले 6 से 12 महीनों में आप अप्रोच कर सकते हैं। दोनों ही स्टॉक्स आज की कमजोर बाजार में 1% से ज्यादा की मजबूती के साथ इस समय कामकाज करते हुए। इससे पहले मैं ब्रेक लूं, आपको बता दूं CNBC आवाज पर जल्द शुरू होने वाला है एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए मार्केट एक्सपर्ट्स के इस महामुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता, किसे मिलेगा इंडिया के बेस्ट एनालिस्ट का खिताब। जानने के लिए डाउनलोड करें advisorymonday.com मोबाइल ऐप। अब आपके पास भी मौका है 8 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का। जानने के लिए आप भी advisorymonday.com के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ध्यान रखें, दर्शकों को रजिस्टर करने के लिए सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर की कोई जरूरत नहीं है। In this championship, my focus will be on to providing quality trading calls to all our audiences, and it will, whether it is intraday calls or positional call, my idea would be to give quality calls. I would rather focus on giving few quality calls rather than on quantity. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और भारतीय बाजार इस मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में अब नरमी कमजोरी दबाव के साथ कामकाज करते हुए 0.5% सेंसेक्स में कमजोरी, 115 अंक का दबाव। निफ्टी अब तो 7600 के कहीं नीचे 7588 के जोन्स पे ट्रेड करता हुआ 0.5% के आसपास का दबाव इस समय। ध्यान रखें, आपसे कुछ देर बाद 4 दिनों के बाद यूरोपियन मार्केट्स खुलते हुए नजर आएंगे। इससे पहले गुरुवार को जब ट्रेड हुआ था तो 1.5% की कमजोरी कमोडिटीज में दबाव के चलते प्रेशर था। आज देखना होगा किस तरह की ओपनिंग वहां पर होती है, तो वो एक इंपॉर्टेंट की होगा दिन के दौरान। लेकिन इस समय कई सारे व्हाट्सएप पे भी हमारे पास सवाल आ रहे हैं। एक सवाल ऐसे ही अब मैं लेना चाहूंगा, कानपुर से शीर्षक जी का ये सवाल है। ये जानना चाहते हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स क्या मौजूदा स्तरों पे इसमें खरीदारी करी जा सकती है? अविनाश बताएं प्लीज। नहीं, मुझे लग रहा है आशीष, इनको अगर क्रॉम्पटन ग्रीव्स में एक्सपोजर लेना है तो मैं समझता हूं इनका जो कंज्यूमर लाइटिंग बिजनेस है जो करीबन 1 महीने के बाद लिस्ट होने वाला है, वहां पे पोजीशन ली जाए तो इनको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। जो करंट क्रॉम्पटन ग्रीव्स का प्राइस चल रहा है वो बेसिकली इनके इंडस्ट्रियल बिजनेस को है, और इंडस्ट्रियल बिजनेस में रिकवरी के लिए हमको लगता है कि शायद 2-3 क्वार्टर शायद थोड़े से दबाव में रहें, और ये बिजनेस शायद कंज्यूमर लाइटिंग के बिजनेस के हिसाब से इतनी प्रॉफिटेबल भी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि महीना 1.5 महीने के बाद वो जो नया बिजनेस आएगा वहां पे निवेश करें, क्योंकि ऑलरेडी अभी डीमर्जर हो चुका है, प्राइस एक्स डीमर्जर चल रहा है, तो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। जो नया बिजनेस आगे लिस्ट होगा वो ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो उसमें आप खरीदारी करने के मौके ढूंढने। पहले लिस्ट होने दें, क्या वैल्यूएशन आते हैं उस पर डिपेंडेंट होगा खैर वो, लेकिन इस समय क्रॉम्पटन में निवेश ना करें। अगला सवाल जो व्हाट्सएप के जरिए आया है, मुंबई से गुरबख्श सिंह जी का सवाल है। ये जसडायल में 1 साल के लिहाज से 200 शेयर खरीदना चाहते हैं। फंडामेंटली हालांकि प्रेशर तो बहुत तगड़ा आया था, उसके बाद स्मार्ट मूव्स आए थे अविनाश, वो ओपन ऑफर के चलते। क्या जसडायल किसी को 1 साल के टाइम होराइजन में खरीदना चाहिए या फिर बचें? नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर 1 साल की भी अगर हम बात करें तो मैं समझता हूं आने वाले जो 2 क्वार्टर्स रहेंगे आशीष, जसडायल के लिए काफी चैलेंजिंग रहेंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि 4th क्वार्टर जो FY16 का भी होगा उसमें कोई सुधार होगा। Q3 में हमने देखा बहुत ऑपरेटिंग लेवल पे एबिटा एज वेल एज बॉटम लाइन में काफी बड़ी गिरावट दिखाई दी थी, और जो भी इन्वेस्टमेंट जसडायल ने की है मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा समय लगे। तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 1-2 क्वार्टर अगर ये वेट करे और बाद में निवेश करे तो शायद अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली नंबर्स एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स अच्छे ठीक ठाक आने की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लग रही। वैसे भी इसकी वोलेटिलिटी को पचाना बड़ा मुश्किल काम है। जैसे आज फिर आपकी स्क्रीन पे 4-5% का दबाव के साथ कामकाज, तो बड़ा मुश्किल है जिस तरह की वोलेटिलिटी स्टॉक में देखने को मिल रही है। एक छोटा सा ब्रेक, अविनाश मेरे साथ बने हुए हैं, कई सारी क्वेरीज और हैं, कई सारे लोग फोन भी कर रहे हैं। इन सब क्वेरीज को सॉल्व करेंगे अविनाश के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हमारे साथ चंडीगढ़ से राम स्वरूप जी जुड़ रहे हैं। राम जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, शोभलैंड के 500 शेयर खरीदना चाहता हूँ करंट रेट पे। क्यों खरीदना चाहते हैं सर? कुछ पढ़ाई करी आपने या फिर किसी ने बताया आपको? नहीं बताया तो नहीं है, वैसे बस कुछ ऐसा है भी थोड़ा 500 शेयर SBI के और उसके खरीद के रख ले।
चलिए, 2 शेयर एसबीआई और अशोक लेलैंड इन्होंने सोचे हैं खरीद लूं 500 शेयर। अविनाश, क्या सही चॉइस है और ये लेवल्स अट्रैक्टिव है जिसपे ये दोनों स्टॉक्स कामकाज करें लंबी अवधि के लिहाज से? ना, आई थिंक लंबी अवधि के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अगर एसबीआई में ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर निवेश का पीरियड करीबन 1.5 साल है तो डेफिनेटली एसबीआई में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जिस प्रकार का न्यूज फ्लो पीएसयू बैंकों का आया है, डेफिनेटली एसबीआई इसमें एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा। होपफुली मैक्रो रिकवरी आती है, अगर एसेट क्वालिटी स्टेबल होती है तो एसबीआई में डेफिनेटली इनको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। बट अशोक लेलैंड जो ये शेयर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये शायद इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये प्योर कमर्शियल व्हीकल प्ले है, इसमें डिफेंस भी है और हमने कल एक बड़ा सा बल्क डील देखा था, आज स्टॉक थोड़ा सा नरम है, लेकिन अगर हम FY17 की अर्निंग्स ग्रोथ देखें और ओवरऑल आउटलुक देखें तो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे करीबन 130-135 का टारगेट एटलीस्ट ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स पॉसिबल है। तो क्लियरली मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू रखे, यहाँ पे डेफिनेटली मुनाफा अच्छा बनेगा। रामस्वरूप जी, अशोक लेलैंड जो कि अपने रीसेंट हाईस पे ही कामकाज कर रहा है, अभी भी बेहद अट्रैक्टिव नजर आता है। लंबी अवधि के लिहाज से ये स्टॉक तो आप जरूर खरीद सकते हैं इस तरह के आसपास भी। चलिए, लेकिन अविनाश, आपका बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए, और सौदा आपका मैं आज के लिए इतना ही। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट्स का एक्शन। ध्यान रखें, सोना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज जेनेट येलेन की एक स्पीच होनी है, कच्चे तेल में लगातार नरमी देखने को मिल रही है। ऐसे में रणनीति क्या हो, कमोडिटी राउंड अप में आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।